नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। तो देश में दिन ब दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो सरकार के साथ साथ आम जनता की चिंताएं भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जी आज की अगर हम बात कर लें तो 1,12,000 के पार पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हालांकि वक्त रहते सरकार ने लॉकडाउन का कदम उठाया था, ये सोचते हुए कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर शायद लगाम लगाई जा सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और उसको देखते हुए सरकार एक के बाद एक लॉकडाउन भी बढ़ाती जा रही है। पहले लॉकडाउन 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो लॉकडाउन तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर सरकार भी काफी परेशान है। और अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज इसी पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शबाना खंडेलवाल जी हैं, जो महासचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की, और साथ ही साथ विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज में। शबाना जी, पहला सवाल आपसे। कोरोना का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लॉकडाउन का सरकार ने ऐलान किया था, बावजूद इसके लॉकडाउन का कोई असर होता क्या नजर आ रहा है कोरोना संक्रमितों पर? देखिए, लोगों को आपने निर्देश दिए थे कि आपको एक लक्ष्मण रेखा है आपके घर के बाहर, उसे लांघनी नहीं है, और लोगों ने उसका सहसम्मान स्वागत भी किया। लोग घरों से बाहर नहीं निकले। मगर मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन का तोड़ने का या कोरोना बढ़ने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार के ऊपर है। सरकार ने अचानक से शराबबंदी खोल दी, शराब की दुकानें, मदिरालय खोल दिए, और उसके बाद जो लोगों की भीड़ बाहर निकली। दूसरा, जो एक पुलिस की, हमारे डॉक्टरों की, एक योद्धाओं की एक जो मेहनत थी 2 महीने की, उस पर एक साथ पानी फेर दिया। अब उसके बाद से लोगों के अंदर से भय खत्म हो गया है। उन्हें लगता है कुछ नहीं होगा। जब उस चीज के लिए छूट मिल सकती है, तो वो जो एक डर था कोरोना से लोगों के दिल में कि नहीं, हमें घर में रहना है, हम घर में सुरक्षित हैं, जैसा हम महसूस कर पा रहे हैं, उसमें फर्क पड़ा है। आपको क्या जी, लगता है, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, काफी लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? हालांकि लॉकडाउन है, देश में लोग काफी घरों से बाहर निकल रहे हैं, बावजूद इसके आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना चिंता का विषय? देखिए, बहुत चिंता का विषय है। ये एक महामारी है और वैश्विक महामारी है। और हमारा अब तक का या अब तक का इतिहास है कि जब भी कोई वायरस आता है तो वो कभी खत्म नहीं होता पूरी तरह से। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में भी नहीं। पिछले हमारे अनुभव इस तरह के हैं। चाहे वो डेंगू आया हो, चाहे वो वायरल आया हो, जितने भी आए हैं। तो असल में सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार ने उसकी शुरुआत करी। और क्योंकि ये अचानक आपदा आती है, तो अचानक निर्णय लिया गया लॉकडाउन का। तो कोई पहले से इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती थी, पहले कोई तैयारी नहीं हो सकती थी। तो पहला जो 21 दिन का लिया है इन्होंने, वो इसके लिए था कि हम उसमें कुछ तैयारी कर पाए इससे निपटने के लिए। और वो वैसे पर्याप्त समय था। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लिया इन्होंने, तो उसमें तैयारी इनको करनी थी। लेकिन समस्या यह है कि सरकार जो भी तैयारी करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, असल में हमारे पास जो भी सिस्टम है, देश की आजादी के बाद से हमने जो भी सिस्टम बनाया हुआ है, जो आईएएस, आईपीएस, आईआर जो भी है, पूरा प्रशासन जो काम करता है, असल में वो जिस तरह का हो चुका है, हमें काम उन्हीं से लेना है। और हम सामान्य समय में भी उन्हीं से काम लेते हैं, तो आपदा में भी हमें उन्हीं से काम लेना है। अब कहीं कुछ दिक्कतें इस बीच में दिखाई दी है, हम सबको ही दिखाई दी है कि सरकार ने जो घोषणाएं की वो पूरी नहीं हो रही हैं। सरकार ने जो तैयारियां की, बताया हमारी ये तैयारी है, जबकि धरातल पे उनमें बहुत सारी कमी नजर आई है। क्वारंटाइन सेंटर्स की बहुत बुरी स्थिति सामने आई है, और लोग डरते हैं वहां क्वारंटाइन होने से। तो इसीलिए उनको लगता है जेल से भी ज्यादा खराब जगह है ये। तो पूरी तरह से अभी हमारे पास हो पाई है, और लोग बहुत डरे हुए हैं। जहां तक लॉकडाउन या इसके असर का सवाल है, मैं समझता हूँ लॉकडाउन होना चाहिए था, लेकिन हम कब तक रखें देश, कितने समय तक? हमारी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी, हमारा पूरा सिस्टम जो भी है, चाहे वो ताकत लगा ले, इसके बाद भी मोर्चे पे, हालांकि पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी सब ध्वस्त हो चुका है। तो कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हमें इसी के साथ रहना है। लेकिन सरकार ने जो हमें बताया
जो हमें तरीके बताए कि हमें इस तरह से बचना है। सरकार को भी ये कहना चाहिए कि भाई हमें जो बताना था आपके सुरक्षा भी उपाय हो सकते थे, हमने अपना किए हैं, बाकी सब आपको इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी। और इसके अलावा रास्ता नहीं, और जो जरूरी चीजें हैं, सरकार की पूरी व्यवस्था चलनी चाहिए, देश चलना चाहिए, सारे उद्योग धंधे चलने चाहिए, और धीरे धीरे जो जरूरी चीजें हैं उन्हें लॉकडाउन से बाहर लाना चाहिए। ये सब हमें करना नहीं होगा, है ना शबाना जी? क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो लॉकडाउन के चलते पटरी से उतरती सी नजर आ रही है, तो अब वापस उसे पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे सरकार को सब चीजें खोलनी ही होंगी अब। देखिए, सरकार कह तो रही है मगर वो कर कहाँ रही है। सरकार को कोई भी मदद किसी की स्वीकार कहाँ है। आप देखिए, ये राष्ट्रीय आपदा है, हम सबको मिलकर काम करना है, हम सबको मिलकर साथ जुड़कर काम करना है। मगर जैसे कि अभी 4 दिन पहले की घटना है, आपको पता है, अगर कांग्रेस पार्टी ने मदद करने की कोशिश की, उसमें कमियां निकाली गई, उन पे इल्जाम लगाए गए, हमें जेल भेजा गया, हम पे धाराएं लगाई गई, तो सरकार तो कुछ अच्छा करना चाहती नहीं है। आपने वादा किया था, हमारे पीएम साहब ने ये कुछ दिन पहले बोला था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले हैं, मैं उनको हवाई जहाज में देखना चाहता हूँ। आज आप क्या कर रहे हैं? लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया आपने। ये श्रमिक जिम्मेदार नहीं है, ये भी तो कोरोना लेकर आ रहे हैं, इनकी कहाँ जांच हो रही है? आज हम देख रहे हैं, मैंने आज एक वीडियो देखा था, एक भूख से बेहाल आदमी मरे हुए कुत्ते का मांस निकाल कर खा रहा था। इससे बड़ी दर्दनाक हिंदुस्तान में स्थिति क्या हो सकती है? किस तरह हम रोक पाएंगे? हमारी व्यवस्थाएं कहाँ है हैं? कि सरकार की तरफ से पर्याप्त राशन मुहैया करा दिया गया है। सरकार की तरफ से तमाम लोगों के, गरीब जो लोग हैं उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, उन्हें राशन दिया जा रहा है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। आप खाते किसी 10 लोगों के नाम गिना दीजिए जिनके खाते में पैसे आए। मैं आपसे कह रही हूँ, इस चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, 20 लाख करोड़, इससे पहले हमारे पीएम साहब बोले थे 100 लाख करोड़, उनको पता नहीं कि वो क्या बोल जाते हैं, मगर लोगों के दुख दर्द बांटने चाहिए। हम कब तक हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटते रहेंगे? कब तक हम कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी में बढ़ते रहेंगे? ये वक्त है कि हम सबको मिलकर काम करना था, मगर उन्हें वो स्वीकार नहीं है। विनोद जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो शबाना जी ने कहा कि मिलजुल कर काम करने की जरूरत है? यहाँ पर राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, कांग्रेस बीजेपी किया जा रहा है, क्या जहां फोकस होना चाहिए वहां फोकस नहीं है सरकार का? ऐसा लगता है आपको भी? राष्ट्रीय आपदा है, वैश्विक आपदा है, और इसमें सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बिल्कुल सेंट्रल के लेवल पर, केंद्र के स्तर पर बड़े नेताओं के बीच में आपस में बातचीत होनी चाहिए थी अब तक, जो नहीं हुई है अभी तक। सरकार या उनका मंत्रिमंडल जो चाह रहे हैं वो फैसले ले, और इसमें दूसरे जो राजनीतिक संगठन है उनके नेताओं को न कभी विश्वास में लिया गया है, न उनसे बातचीत की गई है। कांग्रेस की बात करें तो मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री है, दूसरे दलों में भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए थी। और कहीं इन सब का अहम टकरा रहा है और सब राजनीति करना चाहती है, बिल्कुल ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए। और ये अभी जो बस वाला मुद्दा आया है जिसमें प्रियंका जी मदद करना चाहती थी, और इधर यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने जो उन्होंने सूची भेजी थी उसमें तमाम खामियां निकाली गई और उन बसों को वापस लौटना पड़ा। मेरा कहना यह है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बहुत शर्मनाक स्थिति है कि जनता मर रही है, श्रमिक मर रहा है सड़क पर। भाई आप उनके बारे में सोचिए। राजनीति तो आपने जिंदगी भर की है और आगे भी करते रह गए, तो अपना अहम त्यागिए और जनता के लिए काम करिए। सड़कों पर जो मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, तमाम उनके साथ में अब तक हादसे भी हुए हैं, उनसे सबक लीजिए। तो भाई राजनीति बाद में करते रहिएगा, अभी सब लोग मिलके काम कर लीजिए, इनकी मदद करिए ना, मदद की बहुत जरूरत है। मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता गौरव चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने शायद सुना ही होगा जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोरोना देश में दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन उस पर रोक लगाने से ज्यादा राजनीति की जा रही है। सरकार अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाई, इस तरह के आरोप कांग्रेस सीधे तौर पर लगा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए फराज जी, कांग्रेस का जो बुनियादी काम रहा
वो अक्सर ऐसा ही रहा है कि छोटे सीधे आरोप लगाना कि आप अपने कंफर्ट जोन कर आए और बात किसी की केवल बतौलेबाजी ना करें, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हो, एक सत्ता पक्ष जब उसको किसी विपक्ष पक्ष ने कहा हम लोग मदद करना चाहते हैं तो सरकार ने उसके बावजूद आप डिटेल्स जो भी वाहन आपने देने थे, खैर बीत गई, काफी शर्मनाक था जिस बाइक के नंबर दिए, ऑटो के नंबर दिए, उससे काम नहीं हो सकता था। निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, मैं अपनी बात रखता हूँ, निरंतर किए जा रहे हैं हर सरकार द्वारा, केवल राज्य सरकारें नहीं, केंद्र सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो, काफी समय से की जा रही है कि जिस तरीके से कोरोना अपनी गति पकड़ रहा है उससे पहले सभी गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। जी जी, क्या कहना चाहती है, कहिए। मैं गौरव जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हमारी बसों की डिटेल मांगी, वो प्रियंका जी ने आपको डिटेल भी दी, फिर भी आपने कहा कि उसमें ऑटो थे, उसमें एम्बुलेंस थी, उसमें कारें थी। हम कहते हैं अगर एम्बुलेंस भी थी, कारें भी थी, ठीक है, 1000 बसों में अगर आपने 200 रिजेक्ट भी कर दी, तब भी वो पैदल चलने वालों के लिए राहत देने का काम करती। तो बसें थी हमारी, सही थी। जो आपने कुंभ के मेले में जो बसें चलाई थी, हमने उस पे आप पे शंका जताई थी, हमने तो नहीं सवाल किए थे आपसे कि वो बसें सही है या गलत है। आपने कहा कि 1000 बसें, क्या 1000 बसों के बदले आपको 1000 टेम्पुओं के नंबर दिए थे? ये शर्मनाक बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं आती बीजेपी वालों को? किस तरह की निंदनीय बातें करते हैं, किस तरह से आप, शबाना जी देखिए, बातों से बतौर ये मुझे मालूम पड़ रहा है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है। लोगों के पैरों में से खून निकल रहे हैं। अगर हम कहते हैं टेम्पो भी सही, तो कम पैदल चलने से तो राहत मिलती, मगर आप लोगों के अंदर तो दया भावना बची नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी है आपको। आपका जो आपको कांग्रेस अच्छा है, हमें समझ में आया कि नहीं सुनना है आप जी, थोड़ा सुनने की भी तो क्षमता रखिए, लगातार आप बोलते थक जाएंगे, गले को आराम दीजिए, थोड़ा सुनिए। पता है क्या है, पहली बात तो काफी अच्छी बात है, आपने एक टीवी पे इतना मान लिया कि आप लोगों ने ऑटो के नंबर दिए थे, परंतु आपको मालूम नहीं है के नाते कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ था वो किसी राज्य में नहीं हुआ, पूरे देश भर में हुआ था। ये एक वैश्विक है, जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो सभी किसी भी वाहन को अगर घरों से निकलना है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे एसेंशियल कमोडिटीज का क्यों ना हो, उनके लिए ई पास की व्यवस्था की जाती है। आप लोगों से जब उस चीज की मांगी गई, उन्हें ऑटो के नंबर दे दिए, भाई ये सरकार की, आपकी डिटेल देने के बाद सरकार का काम शुरू होता है। इतना समझिए, सरकार अपने हर आरटीओ ऑफिसर को इतना बताती है बसें श्रमिकों को छोड़ने के लिए जा रही है। रुकिए शबाना जी, रुकिए, मैं अपनी जिम्मेदारी बता रहा हूँ, अभी आपने कर लिया जो करना था। शबाना जी अभी सुनिए ना, शबाना जी प्लीज शबाना जी, देखिए फिर मेरे पास भी कुछ सवाल है आप दोनों के लिए। जी, जब उसके बाद सरकार की जिम्मेवारी है, आरटीओ को वो इन्फॉर्मेशन दी जाए कि भाई ये बसें हैं, इनमें श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है, कृपया इनकी चेकिंग ना कीजिए, इनको रोका ना जाए, अगर इनको व्यवस्था कहीं कोई प्रशासन कर रहा है तो उनको किया जाए। परंतु जब वो ऐसी नहीं पहुंची, आप कह रहे हैं ऑटो आया, बाइक आई, किसी पर भी भेज देते, इस तरीके से तो आपकी तो पैदल चल ही रहे हैं, एम्बुलेंस के नंबर थे। आपके प्रवक्ताओं ने नहीं माना, आपके प्रवक्ताओं ने नहीं मांगा। कौन है अदिति सिंह? कौन है अदिति सिंह? कौन है अभी की विधायक रैली से? अदिति सिंह कौन है अभी की विधायक? कि ठीक है 200 बसें, 200 जो नंबर के जो वाहन के नंबर थे वो रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन 1000 में से 800 बचते हैं, 700 600 बचते हैं, उनको आखिर क्यों नहीं आने दिया सरकार ने? उन पर रोक क्यों लगाई आखिर? डिटेल मांगी गई थी, उनका फिटनेस मांगा गया था, किसी भी गाड़ी का फिटनेस। आप इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। दूसरी चीज, उनके ड्राइवर की डिटेल नहीं दी, खलासी जिसको कंडक्टर बोलते हैं, उनकी डिटेल्स नहीं दी गई। ऐसे किस भरोसे पे एक सत्ताधारी पक्ष सरकार श्रमिकों को ऐसे में बैठाकर उनके गंतव्य स्थान पर भेज देगी? जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी तो खड़ा होता है कि
कांग्रेस को आखिर बसें भेजने की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये तो काम राज्य सरकार का था, राज्य सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे अपने श्रमिकों को वापस बुलाने के। पूछना, एक चीज बताना चाहूंगा, बल्कि पूछना नहीं, कि प्रियंका गांधी जी के इंटरफेरेंस से पहले क्या राज्य, किसी भी राज्य की सरकार हो, क्या ये राज्य सरकारें काम नहीं कर रही थी? प्रियंका गांधी जी के इंतजाम पूर्णता होना था, जिसमें इतनी ओछी प्रकार की राजनीति की गई। गौरव जी, प्रियंका जी ने इसलिए किया कि आप नाकाम थे, आपकी सरकार नाकाम थी। आपके लिए लोग आपसे, अब मैं आप ही के पास आ रही हूँ शबाना जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की याद क्यों आई? अगर कांग्रेस के पास इतनी बसें थी तो राजस्थान भेजा जा सकता है था, उन राज्यों में भेजा जा सकता था जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, जब बसें इतनी थी, क्योंकि वहां के लिए तो योगी सरकार ने कर ही रखा था इंतजाम, उसने दूसरे राज्यों को नहीं भेजी। वो भी मालूम है ना कितने लोग मर रहे हैं सड़कों पे, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितनी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं मर रहे, वो सब स्टेटों, सब राज्यों के लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। तमाम राज्यों के श्रमिक इस वक्त परेशान है। क्यों उत्तर प्रदेश की ही याद क्यों आई कांग्रेस को? उत्तर प्रदेश में क्योंकि हम तड़पते हुए मरते हुए लोगों को घायल अवस्था में नहीं देख सकते थे, उनके पैरों में से खून बह रहा था। अगर हमने मदद करने की चाहे, वो किसी भी स्टेट की बात हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें परेशानी क्या है? आपने कह दिया कि 200 बसें फर्जी नंबर थे, 800 तो सही थे। नहीं, अभी आप 200-800 को छोड़िए, अभी आपने कहा उत्तर प्रदेश में मरते को नहीं देख सकते, बाकी जगहों में, बाकी राज्यों में वहाँ कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो आपसे सवाल तो यही पूछा गया है। अगर यूपी सरकार ने परमिशन नहीं दी तो राजस्थान में तो आपकी सरकारें वहां क्यों नहीं भेज दी गई बसें? वहां भी तो श्रमिक परेशान है। लोगों के पैदल चलने से तो अच्छा था। आपको उनका मरना मंजूर है, मगर किसी की मदद लेना मंजूर नहीं है। विनोद जी, क्या लगता है जो बस पॉलिटिक्स ये पूरी चल रही है पिछले कई दिनों से, जो कुछ हुआ, किस नजरिए से आप उसे देखते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? क्या वाकई में मजदूरों की मदद की जा रही थी या फिर सियासत सिर्फ? जो भी नियम कायदे कानून है या कोई भी सरकार, जो उसके जो भी पैरामीटर्स होते हैं, वो सामान्य काल में तो ठीक है, लेकिन जब आपातकाल की स्थिति और जब लोग सड़कों पे हों, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हों, तो उस दौरान जो फॉर्मेलिटीज है उनकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय लोगों को फौरी मदद चाहिए होती है। तो ये बहुत ज्यादा जो गहराई में जाके जो जांच पड़ताल की गई, इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। चलिए, आपने डिटेल मांग लिया और डिटेल दे दिया, जितना संभव था 600 बस्ती 800 बस्ती जितनी भी थी, कहते चलिए इनसे भेजिए, आप, जिम्मेदारी आपकी है, आपकी बसें हैं, तो ये कैसी बसें हैं, जवाबदेही आपकी होगी, आप भेजिए हमारे यहाँ। क्या दिक्कत थी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को मदद की जरूरत थी और वो मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें दो तरफा राजनीति हुई है। इसमें कांग्रेस भी जो है राजनीतिक अंक पाना चाहती थी और माइलेज पाना चाहती थी, और इसमें बीजेपी ने भी इसे नाक का सवाल बना लिया। मैं ये कहता हूँ, आपातकाल में इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हो क्यों रही थी? क्या जरूरत थी इनकी? जाहिर सी बात है, सवाल तो यही है, आपातकाल स्थिति में आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा था? गौरव जी, कोरोना के जो मामले दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्या ऐसा ही नहीं लगता है कि राजनीति से हटके उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, उस पर फोकस करे सरकार कि कैसे उसको कंट्रोल में लाया जाए? जी, निश्चित तौर पर देखिए, इस पर भी राज्य सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सवाल जो है निकलकर अचानक से सामने आया था। किसी को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा अर्थव्यवस्था में फेरबदल है इस कोरोना महामारी की वजह से। तो अब जैसा कि बताया गया, सभी सरकार द्वारा हमारे जो विदेश मंत्री हैं माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी कहा कि देखिए अब जो भी होना है वो न्यू नॉर्मल होगा, कुछ भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं होगा। परंतु अभी हम की सबसे बड़ा चैलेंज निकल कर यही आ रहा है। अगर दिल्ली से आता हूं और मैं बात करूं दिल्ली की, तो मैंने देखा यहाँ पर अर्थव्यवस्था का सवाल है, किसी सरकार पर आता को लेकर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। परंतु जब कोरोना एक वैश्विक से पूरा देश लड़ रहा है, उस टाइम पर अगर हम देखें जैसे कर ली होती है मामले में कि इतना वो कहां से आया, तो हमारे 42 जवान नहीं मरते। आपने अपने लोगों पे शंका की, जो मुश्किल से बड़े लोग थे उनकी मदद करने पे आपने शक की। अगर इतना शक वहां कर लिया होता तो आज 42 जवान हमारे जीवित होते। हमें अच्छा लगता कि हमारी सरकार
काम कर रही है। जी, अब मैं कहूँ कुछ भी, आपको अपना पक्ष रखना तरह कोई समस्या नहीं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की ज्यादातर यही आदत रही है, किसी को बात मुद्दा रखने नहीं देना, कोई काम की बात करता है उसमें अड़चन अड़ानी, किसी तरीके का काम पूरा ना, कोई अच्छा हो जाए, गौरव सभी जी, देश भर में लॉकडाउन इस वक्त जारी है, बावजूद इसके दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अब जब धीरे धीरे सब कुछ खोलने की इजाजत दी जा रही है सरकार की तरफ से, दिल्ली की अगर हम बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर खुल गया है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या ये मामले और बढ़ेंगे नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर मामले जो है बढ़ेंगे। इवन मैं कब भी रिकॉर्ड देख रहा था, कल रिकॉर्ड दर्ज हुए 547, परसों 500 थे, उससे एक दिन पहले भी 428 के आसपास थे। तो निरंतर हम लोग, अभी हमारी मीटिंग चल रही थी, उसमें हम लोग पूछ रहे थे, जो हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे उसमें एक चीज थी कि भाई लगातार मामले हैं, और दूसरा है कि जोन में जो कंटेंट्स है उनकी जो संख्या वो लगातार कम हो रही थी, हमने देखा। परंतु जब हम लोगों ने सवाल उठाया तो आज दिल्ली के जो स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने कंटेनमेंट जोन्स को बढ़ाने की तरफ ऑर्डर दिए कि सभी एसडीएम्स और डीएम्स को ऑर्डर दिए जाते हैं कंटेनमेंट जोन की बढ़ाई जाए जहां पर केसेस आ रहे हैं। दूसरी चीज ये, कंटेनमेंट जोन तो बढ़ा दिए जाएंगे, उसको देख लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से फ्लाइट्स भी शुरू करने की बात कही जा रही है, ट्रेनें 1 जून से शुरू हो जाएंगी, 200 ट्रेनें रोज चलेंगी, और दुकानें भी खोलने की बात कही गई है, मार्केट काफी खुल ही गई है, सब कुछ खुल ही गया है, तो ऐसे में कैसे रोक लग पाएगी? देखिए, वही जो समय लिया जा रहा है, अभी 25 मई को बात हुई थी कि 25 मई को ट्रेन चलेंगी, 25 मई से सभी जो घरेलू हवाई वो शुरू होगी। 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन आनी है, जिनके रजिस्ट्रेशन आज सुबह 10 बजे से है। तो ये जो समय लिया जा रहा है कुछ स्टार्ट करने के लिए, उसमें केवल एक ही चीज ध्यान दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः उपयोग किया जा सके, पूर्णतः स्पेस रहे हर प्रत्येक यात्री के बीच में, क्योंकि ऐसा कि ही लोग बैठे, एक स्पेस छोड़कर ही बैठना होगा, 2 गज की दूरी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हवाई यात्राओं में भी यही किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन उसी तरीके से होंगे, और ट्रेन यात्राओं में भी ठीक है। दुकानें खोलने की बात की है, इवन हमने भी देखा दिल्ली में जब मुख्यमंत्री ने जब ऐलान कर दिया कि आप मार्केट को पेमेंट जोन के, भी हम देख रहे हैं कि लोगों में अभी भी मार्केट दुकानें नहीं खुल रही है, क्योंकि कि कुछ सोर्सिंग पूर्णतः लागू नहीं की जा सकती, क्राउडेड एरिया है, वहां पर हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे। तो दुकानदारों ने भी देखा, काफी मार्केट एसोसिएशन के हमारे पास सुझाव आए, तो उन्होंने मार्केट सभी खोली है। तो ये देखिए, आपको काफी कुछ खोलने का ऐलान कर ही दिया गया है, और धीरे धीरे लॉकडाउन जो है वो अब खत्म हो ही जाएगा। जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था को बचाना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे में कोरोना से निपटना, उस पर लगाम लगाना, कैसे वो मुमकिन नजर आता है आपको? देखिए, कोरोना पे लगाम लगाना, जैसा हम बताएं कि भाई अभी तक वैक्सीन नहीं है, और जब तक वैक्सीन नहीं आती हमें इसी के साथ जीने की आदत डालनी होगी। जीने की आदत का मतलब केवल एक ही चीज है, घरों से पहले के मुकाबले हमें कम निकलना होगा। जैसा कि देश की सरकार निरंतर हर राज्य से अपने लोगों से कर रही है कि कम से कम घरों से निकले, जैसा आप पहले थे उससे कम, बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी घरों से निकले, केवल मास्क लगाकर रखें, बिना मास्क के बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस करें। बहुत सारी चीजें जो है न्यू नॉर्मल में अभी डाली जा रही है, और काफी चीजें ऐसी होंगी जिसमें न्यू नॉर्मल में बहुत सारा कॉर्पोरेट बदलाव भी देखने को मिलेगा। इस पर भी बात चल रही है अभी। विनोद जी, आप क्या कहेंगे? बड़ी चुनौती तो है ही इससे निपटना, और लेकिन इसके साथ ही साथ देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे भी ठीक तरह से चलाना होगा, पटरी से उतर गई है, तो क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए आने वाले वक्त में, किस तरह के आसार नजर आते हैं? देखिए, एक जो चीज हमें साफ साफ नजर आ रही है कि अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट होने की स्थिति में आई गई है। लोगों की, चाहे वो सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, प्राइवेट जॉब में तो बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला भी जा रहा है, उनकी सैलरी भी 30% 50% कट की जा रही है। और आके जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब ये कंपनी या फैक्ट्रीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोबारा अपना काम शुरू करेंगे, तो फिर छटनी बड़ी तादाद में होगी। तो एक हमारे सामने जो एक बड़ी समस्या आएगी, वो लोग बेरोजगार होंगे भारी तादाद में। और जब इतने सारे लोग, जब पहले से बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है,
और इतने बेरोजगार और हो जाएंगे तो ये भी पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होगी। दूसरी ओर जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो देखिए ये तो अभी जाने वाला नहीं है। सरकार चाहे वो इस समय जो भी है या सरकार होती, हम अंदाजे से कुछ भी कहते रहे कि ये सरकार होती तो ये हो जाता, वो सरकार होती तो ये हो जाता, लेकिन हर सरकार अपने हिसाब से करती है। कम ज्यादा हो सकता है, आकस्मिक आपदा है और इससे जूझना पड़ेगा। और इन हालातों में यही हो सकता है कि हम सावधानी बरतें। जो भी चीजें हमें बताई गई हैं, हमारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो जो चीजें बता रहे हैं, हमारे शासक जो चीजें बता रहे हैं, हम उनको फॉलो करें। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है तो देखिए बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता और हमेशा नहीं रखा जा सकता। तो हम शबाना जी, आपको क्या लगता है क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्या सुझाव है? क्योंकि गौरव जी भी आपको सुन रहे हैं, लगातार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार विफल हुई और कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, तो क्या सुझाव क्या है आपके? आखिर मैं माफी चाहती हूँ, बीच में आवाज चली गई थी, मगर फिर भी हमारा यही कहना है कि इस टाइम ईगो नहीं रखनी है, अपने ऊपर घमंड ये नहीं करना है कि सब कुछ हम कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय आपदा है, आपको हमको सबको मिलकर काम करना है। ये हमारे हिंदुस्तान का सवाल है और हमें नफरतें हिंदुस्तान से खत्म करनी है। हमें पहले जैसा मोहब्बतों से भरा हिंदुस्तान बनाना है जिस पर हम सबको गर्व होता था, और ये काम देश का मुखिया कर सकता है, यानी कि पीएम साहब को पहल करनी पड़ेगी। सारे पार्टियों को, सारे दलों को, सारे जितने भी लोग हैं राजनीतिक, उनको जोड़कर बात कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस महामारी से हमें लड़ना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। और हमें जातियों के आधार पर लड़ना बंद करना पड़ेगा, तब हमें लगता है हमारे हिंदू का विकास हो सकता है। दूसरी पार्टियों को या हम कहते दूसरे देशों को बोलने का मौका हम क्यों दें? हमारा हिंदुस्तान अनोखा था, हमें गर्व होता था। आज हमें दुख होता है हिंदुस्तान पे कि हम किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं। ये पहल हमें करनी पड़ेगी, हम सबको करनी पड़ेगी। जी, दुख की वजह क्या है आपकी, क्यों दुख है? देखिए, मैं फेसबुक पर पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ लड़ाइयां होते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए, राजीव जी के लिए, प्रियंका जी के लिए या अदर पार्टियों के नेताओं के लिए हमें क्या हो गया है? हम अपनी भाषा, ये हमारी संस्कृति नहीं है। बीजेपी के लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसको रोकेगा कौन? अगर हिंदुस्तान का मुखिया कौन है, राजा कौन है? मोदी जी। मोदी के लिए मुसलमान भी उनके अपने हैं, क्रिश्चियन भी उनके अपने हैं, सरदार भी। हम हिंदुत्व की बात क्यों करने लगे? 70 साल में तो कभी हिंदुत्व खतरे में आया नहीं, अब क्यों होने लगा? हिंदुस्तान खतरे में, हिंदू खतरे में कैसे होने लगे? ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। वो तो बहुत मुट्ठी भर है अदर कास्ट के लोग, फिर हिंदुस्तान कहाँ खतरे में? क्यों इन नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि दर्द इन बातों से होता है, पीड़ा इन चीजों से होती है। हम गौरव जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए इस बात का। वो इबादतगाह मैं तो ध्यान लगाकर कांग्रेसियों की बातें सुनकर कभी काफी ना हास्यास्पद लगता है। जब शबाना जी कहा कि राष्ट्रीय आपदा है, तो बताना चाहूंगा शबाना जी, राष्ट्रीय आपदा नहीं, वैश्विक महामारी है। दूसरी चीज, हमारी डिबेट थी, मुद्दा कुछ और था। मुस्कुराने की वजह मेरी यही थी कि भाजपा पे निरंतर ये आरोप लगाए जाते हैं, जाति, ये वो, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, बात नहीं, कांग्रेसियों का काम है, बखूबी करते हैं। मैं डिबेट को किस मोड़ से कहां ले गए? आप आज की डेट ये चीज आपकी मानसिकता दर्शाती है कि जब पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है, आप ये ओछी बातें करें। दूसरी ने कहा कि हिंदुस्तान कौन है? पहली चीज मैं आपको बता दूं, प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और दूसरी तरफ आपने कहा सभी पार्टी के लोग साथ चलना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने आज तक जितनी बैठकें हुई उसमें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, चाहे वो भाजपा के थे या भाजपा के नहीं थे या किसी और थे,
सभी से राय मशवरा करके चीजें गई, सभी से राय मशवरा करके लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, सभी से राय मशवरा करके लॉकडाउन में दी गई। उसका बड़ा चैलेंज जब हम लोगों के सामने खड़ा है कि कोरोना अगर जीना है तो किस तरीके से जिए कि जिससे इसका रोकथाम भी हो सके और अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट सके। मगर मुझे ये नहीं समझ में इसके प्रवक्ता नेता क्या सोचकर आते हैं। ओछी राजनीति, ऊंच बातें, इनको लाल हरे में फर्क नहीं पड़ता, ये बस से ऑटो बनाते हैं और उसके बाद की बातें करते हैं। देखिए भरत जी, ये वाकई में काफी निंदनीय है। जब पूरा एक मत खड़ा है विरोध में, लगता है कि इस समय पार्टी देश दता नहीं रखना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, कोरोना के विरुद्ध कैसे रखना है, कैसे लड़ना है, अपने नेताओं को उसका ज्ञान दीजिए। बहुत अच्छा, आपके नेताओं में थोड़ा सा ज्ञान की कमी दिक्कत नहीं है, परंतु आपने किसी चीज का बात कर रहे थे हम कोरोना की, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से नजर आए, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, डिबेट सब शुरू हुई है उससे पहले भी, और रोजाना हम देखते हैं कि ये राजनीतिक बातें तो बंद होनी चाहिए। इसमें तो कौन अच्छा है कौन बुरा, इन चीजों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता सब जानती है। मेरा एक कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि यथार्थ के धरातल पर सरकार जो कुछ भी कर रही है, जो भी प्रयास कर रही है, प्रयास तो कर ही रही है निश्चित रूप से। अब वो यथार्थ के धरातल पे उतने ठीक नहीं दिख रहे हैं, उनके रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं। भले ही ब्यूरोक्रेट्स मनमानी कर रहे हो या जो भी लोग बीच में हैं, उनकी वजह से सरकार के प्रयास पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। तो जनता को जो राहत मिलनी चाहिए उतनी राहत नहीं मिल रही है। तो मेरा कहना यह है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार एक बात को अच्छी तरह से समझे कि सब कुछ उतना ठीक ठाक नहीं है। आंकड़े जो कुछ भी, चाहे वो प्रशासनिक हो या सरकारी हो, वो आंकड़े ठीक नहीं है किसी भी चीज के, चाहे वो राहत के हो या वो बीमारी के हो। तो सरकार ये जान ले सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है। यथार्थ के धरातल पे बहुत कमियां हैं, लोग बहुत परेशान हैं, हर वर्ग के लोग परेशान हैं, और खासकर गरीब मजदूर तो है ही है जिनके पास आज के बाद कल को खाने को नहीं होता है। लेकिन एक वर्ग और है जो निम्न मध्यम वर्ग है, जो अपने आप को मध्यम भी नहीं कह सकता है, जो निम्न भी नहीं है, उसकी और कोई देखता भी नहीं है, उसकी समस्याएं किसी की समझ में भी नहीं आ रही है, और कोई राहत पैकेज उन्हें मिलता भी नहीं है। तो सबके बारे में सोचिए, सबके सामने समस्या है, हर एक की अपने स्तर की समस्या, उद्योगपतियों की अपनी समस्याएं, श्रमिकों की अपनी समस्याएं, बीच का आदमी है उसकी अपनी समस्याएं। तो समस्याएं तो चौतरफा है। अब ये देखना होगा कि सरकार जो कुछ भी राहत दे रही है, सरकार जो भी करना चाहती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ठाक हो, उसके रिजल्ट्स बढ़िया है। पॉलिटिक्स करना बंद करिए प्लीज, इससे जनता का कोई भला नहीं होगा। लेकिन इस बीच में यदि आप लोगों को राहत अगर मिल सकती है राजनीतिक पार्टियों को, तो एक बात मैं ये कह सकता हूं कि बस की जो पॉलिटिक्स हुई है, तो उससे यूपी में कांग्रेस दोबारा से पुनर्जीवित होने की स्थिति में आ गई है। ये बात तय समझ लीजिए। भले ही बीजेपी इस बात को माने या नहीं माने, और कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है, लेकिन जनता बहुत परेशान है। ये जनता के लिए बिल्कुल खुशी की बात नहीं। हमारे पास वक्त की कमी है। हमारे तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, कोरोना का जो कहर है वो देश भर में लगातार जारी है। दिन ब दिन मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।